तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि लिंग जियान का मुकाबला युनशुई के साथ हो रहा होता है, वो उसे फाइट में हरा देता है, जिसके बाद मास्टर टाइशन वहां पर आता है और उसे उसकी सोट देता है, जिसके बाद लिंग जियान उससे कहता है कि मुझे इससे भी ज्यादा अच्छी सोट चाहिए। तो उसके लिए मास्टर टाइशन उसे सेकंड राउंड के लिए कहता है, मगर लिंग जियान कहता है कि मैं अभी उसके लिए रेडी नहीं हूँ। ये कहने के बाद वो उस पवेलियन से बाहर आता है तो सारे ही लोग उस जीत की खुशी में उसे चीयर अप करते हैं और वहां पर युनशुई भी आ जाती है और वो उसके आगे आकर झुक जाती है और कहती है कि मैंने कसम खाई थी कि जो भी मेरे फैंटम क्लोन को हरा देगा मैं उसकी फॉलोवर बनूंगी, और इसलिए आज से मैं तुम्हारी फॉलोवर हूँ और तुम्हें मैं अपना मास्टर एक्सेप्ट कर रही हूँ। ये बात सुनकर वहाँ पे मौजूद सारे ही लोग चौंक जाते हैं कि आखिर युनशुई जो कि इतनी एक्सपर्ट है वो एक लो लेवल के कल्टीवेटर को अपना मास्टर बना रही है। मगर लिंग जियान साफ साफ मना कर देता है कि मुझे किसी भी फॉलोवर की जरूरत नहीं है। पर युनशुई कहती है अगर तुम मुझे एज अ फॉलोवर एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो फिर तुम मुझे अपनी वाइफ के तौर पर एक्सेप्ट कर लो। पर लिंग जियान यहाँ पे भी उसे रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि मुझे वाइफ की भी जरूरत नहीं है। ये कहकर वो वहां से जाने लगता है और दूसरी तरफ मिस जू वो काफी परेशान होती है और सोचते हुए कहती है कि आखिर युनशुई ने लिंग जियान के लिए अपने आप को इतना नीचे कैसे गिरा दिया कि वो उसके लिए उसकी वाइफ बनने को भी तैयार है, जबकि वो इतनी खूबसूरत है कि यहाँ पे हर एक बंदा उसके लिए मरता है। मगर ये लड़की तो खुद को लिंग जियान के हवाले करना चाहती है, पर लिंग जियान इसे रिफ्यूज क्यों कर रहा है, जबकि इस लड़की में कोई भी बुराई नहीं है। मुझे यहाँ पे कुछ शक होने लगा है, जरूर कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि युनशुई वो अभी भी वहीं पर ही बैठी हुई होती है। रिजेक्शन के बाद उसे कुछ अजीब सा फील होने लगता है कि शायद से लिंग जियान के रिजेक्शन का पता चल गया था, जिसकी वजह से वो फौरन से उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और उससे कहती है कि तुम मुझे इसीलिए रिजेक्ट कर रहे हो ना कि मैं अब थोड़ी सी ओल्ड लगने लगी हूँ। तो लिंग जियान कहता है ऐसी वजह नहीं है, तुम अभी भी ओल्ड नहीं हो। जिस पर वो लड़की कहती है तो फिर क्या वजह है। तो लिंग जियान उसे साफ साफ कहता है कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें किसी सूरत भी नहीं अपना सकता। ये बात युनशुई को अजीब सी लगती है और वो कहती है कि कहीं ये मुझे टालने के लिए तो जानबूझकर ऐसी बात नहीं कर रहा, क्या वाकई में इसकी कोई गर्लफ्रेंड है या सिर्फ ये इसका कोई बहाना है। मगर यहाँ पे युनशुई के दीवाने तो पागल हुए जाते हैं और वो कहते हैं कि आखिर इस लड़के की हिम्मत कैसे हुई हमारी इतनी खूबसूरत युनशुई को इस तरह रिफ्यूज करने की। देखो वो बेचारी कितनी सैड लग रही है। और वहां पे मौजूद एक एल्डर कहता है कि अगर ये लड़की इस साल लिंग जियान के साथ शादी कर लेती है तो मुझे लगता है कि शायद हमारा इस साल का बजट वो इसकी शादी में ही खर्च हो जाएगा। और यहाँ पर मिस जू वो लिंग जियान से कहती है कि जूनियर जरा बताओ तो सही कि तुम उसे रिजेक्ट क्यों कर रहे हो, वो लड़की ही है ना। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि शायद वो कोई लड़का है। तो लिंग जियान से अपने आप से दूर हटाते हुए कहता है कि तुम्हारी खोपड़ी में ऐसी उल्टी सीधी बातें आखिर कैसे आ जाती हैं। और यहाँ पे मिस युनशुई वो रिजेक्ट होने के बाद भी वहीं पे ही खड़ी हुई थी। वो लिंग जियान के साथ हर सूरत जाना चाहती थी और वो लिंग जियान से कहती है कि वहीं रुक जाओ, अगर तुम मुझे फॉलोवर के तौर पर एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, ना ही तुम मुझे अपनी वाइफ बनाना चाहते हो, तो फिर तुम मुझे अपनी सर्वेंट बना लो। सुनकर सारे ही लोग बिल्कुल चौंक जाते हैं और मिस जू कहती है कि युनशुई क्या तुम वाकई में सीरियस हो। और मिस युनशुई फिर लिंग जियान से कहती है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसी और को पसंद करते हो, और मुझे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं सीनियर हूँ या तुम जूनियर हो। मैं बस तुम्हें सर्व करना चाहती हूँ, इसके लिए मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मगर लिंग जियान साफ साफ मना करते हुए कहता है कि अंकल हमें यहाँ से जाना चाहिए। ये कहते हुए वो लोग युनशुई को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। और वहाँ पर मौजूद कुछ डिसाइपल कह रहे होते हैं कि ये वाकई में एक सोर्ड मास्टर कहलाने के लायक है। हिम्मत तो देखो, इसने युनशुई को रिजेक्ट कर दिया है, ये वाकई में एक मास्टर कहलाने के लायक है। मगर युनशुई फौरन से सोर्ड पीक पहुंच जाती है और वहाँ पर वो लिंग जियान से मिलने के लिए अंदर जा रही थी। मगर वहाँ पर मौजूद दो गार्ड्स उसका रास्ता रोक लेते हैं, जिस पर युनशुई उन लोगों से कहती है क्या तुम लोग मुझे यहाँ से आगे जाने नहीं दोगे, मैं यहाँ पर उससे बात किए बगैर नहीं जाऊंगी। ये बात सुनने के बाद वो दोनों ही डिसाइपल्स भी बिल्कुल बेबस हो जाते हैं। उन्हें मालूम है कि युनशुई एक हाई लेवल की जीनियस डिसाइपल है और वो लोग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए एक डिसाइपल कहता है कि चलो हम लोग चलकर मास्टर से बात करते हैं, वो खुद ही इस सिचुएशन को अब हैंडल कर सकते हैं। ये कहने के बाद वो डिसाइपल तो वहां से चले जाते हैं। मगर हमें दिखाया जाता है कि काफी टाइम गुजर जाता है और वो लड़की वहीं पर ही खड़ी रहती है। जब वो डिसाइपल्स वापस आते हैं तो वो बिल्कुल डरे डरे से होते हैं और वो उस लड़की से आकर कहते हैं कि सिस्टर मो हमें माफ कर दीजिए, मगर इस वक्त ब्रदर लिंग जियान कल्टीवेशन में मसरूफ हैं और पता नहीं वो कब अपने कल्टीवेशन से वापस आएंगे, इसीलिए आपके लिए बेहतर यही है कि आप इस वक्त चले जाएं और फिर कभी आइएगा। मगर वो लड़की भी जिद्दी होती है और वहीं पर ही अपनी सोट गाड़ देती है और वहीं पर बैठकर कल्टीवेशन स्टार्ट कर देती है, जिस पर वो डिसाइपल
डिसाइपल भी उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर दूसरा वाला कहता है कि इसे यहीं पर ही छोड़ दो। कुछ दिन तक जब ये यहाँ पर ऐसे ही बैठी रहेगी और लिंगटियन इसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा तो ये खुद ही यहाँ से चली जाएगी। मगर वो लोग देखते हैं कि लिंगटियन कई दिन से कल्टीवेशन में मसरूफ है और दूसरी तरफ वो लड़की भी वहीं पर ही बैठकर कल्टीवेशन कर रही है और उसका इंतजार कर रही है। यहाँ पर काफी दिन गुजर जाते हैं मगर अभी भी दोनों ही कल्टीवेशन में मसरूफ होते हैं और एक दूसरे के सामने तक नहीं आए थे। मगर लिंगटियन कल्टीवेशन में अचानक से ब्रेक थ्रू करते हुए अपने स्पिरिचुअल रियलम के 3rd लेवल को भी अचीव कर लेता है और वहां पर हमें अचानक से एक ब्लू ऑब्जेक्ट उड़ते हुए लिंगटियन की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है, जिसे लिंगटियन फौरन से पकड़ लेता है और उसे देखते ही पहचान जाता है कि ये ऑब्जेक्ट तो उसकी लिन फैमिली का है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लिन फैमिली के साथ कोई इंसिडेंट हुआ है जिसकी वजह से उन लोगों ने मुझे ये ऑब्जेक्ट भेजा है, शायद उन लोगों को मेरी जरूरत होगी। मगर वहां पर वो एल्डर जो कि लिंगटियन का सर्वेंट था वो कहता है कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। वो लड़की जिसका नाम मू युनशुई है वो कब से आपका इंतजार कर रही है और जब से आप कल्टीवेशन में बैठे हैं वो भी आपके इंतजार में बाहर कल्टीवेशन कर रही है। और सुनने में तो ये आया है कि वो आपकी सर्वेंट बनने के लिए अपनी टॉप 10 जीनियस डिसाइपल्स की पोजीशन को भी छोड़कर यहाँ पर आई है। और ये भी कहा जा रहा है कि शायद वो अब दोबारा कभी भी अपने टियानवू पीक में नहीं जाएगी। उसे यहाँ पर बैठे हुए कई दिन हो चुके हैं और बाहर का मौसम भी बहुत ही खराब हो चुका है। अगर आप चाहें तो उसे यहाँ से वापस भेज सकते हैं। मगर लिंगटियन कहता है कि नहीं, उसे यहाँ से भगाने की कोई भी जरूरत नहीं, वो जहाँ बैठी है उसे वहीं पे ही बैठे रहने दो। ये कहने के बाद वो अपनी फैमिली को मिलने के लिए एक स्पिरिचुअल बर्ड के साथ उड़ते हुए वहां से जा रहा होता है। मगर जब उसे नीचे युनशुई दिखाई देती है तो वो उसकी तरफ देख रहा होता है, मगर नीचे से युनशुई भी उसकी तरफ देख रही होती है। उसे पता था कि लिंगटियन वहां से जा रहा है मगर वो कुछ भी किए बगैर वहीं पर ही बैठी रहती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है लिंगटियन काफी दूर निकल गया था और यहाँ पर सेकंड एल्डर वो मिस जू पर चिल्लाते हुए कहता है कि क्या लिंगटियन वो बाइफेंग विलेज चला गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं? तुम्हें ये बात बहुत पहले ही बता देनी चाहिए थी। तो मैं जू कहती है आपने मुझसे पूछा ही कब था जो मैं आपको बताती। तो सेकंड एल्डर कहता है कि अगर मैंने नहीं पूछा तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे छुपा कर रखोगी। तो मैं जू कहती है मैं भी तो यही कह रही हूँ, आपने मुझसे पूछा नहीं तो मैंने इसीलिए बताया नहीं, इसमें मेरी गलती क्या है? और वहां पे बैठा हुआ वो सेक्ट मास्टर कहता है कि लिंगटियन अब एक सोर्ड मास्टर बन चुका है तो इसीलिए उसे खतरे को अच्छी तरह से डील करना आता है। मगर अब उसका सोर्ड मास्टर का स्टेटस हमारे सेक्ट से बाहर काम नहीं आएगा। अगर बाहर उसका मुकाबला एशियन किंग जू के साथ हो गया तो शायद बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। अगर लिंगटियन इंजर्ड हो जाता है तो सारी दुनिया में मेरे सोर्ड कोड सेक्ट की बदनामी होगी, सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। ये सुनकर मैं जू कहती है कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर ठीक है, मैं लिंगटियन की प्रोटेक्शन के लिए उसके साथ चली जाती हूँ। ये कहकर वो वहीं पर ही बैठकर सेब खाना शुरू करती है और कहती है कि अब तो कोई टेंशन नहीं ना, मैं तो अब उसकी प्रोटेक्शन भी करने जा रही हूँ। मगर सेकंड एल्डर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम यहाँ पे कर क्या रही हो, तुम्हें उसकी प्रोटेक्शन के लिए जाना चाहिए। ये सुनते ही मिस जू कहती है कि ये बूढ़ा मुझे सेब तक नहीं खाने दे रहा, आखिर इसका मसला क्या है? इसने तो मेरी जिंदगी अजाब बना दी है। ये कहने के साथ वहाँ पर सेक्ट मास्टर कहता है कि ये लड़की थोड़ी सी नॉन सीरियस है, इसीलिए हमें बाकी एल्डर्स को भी भेजना चाहिए। उस लड़की की जैसे इंसल्ट होती है तो उसे वहाँ पर छींक आ जाती है। और सेक्ट मास्टर वहाँ पर सेकंड एल्डर से कहता है कि क्या कहते हो, हमें कुछ और लोगों को नहीं भेजना चाहिए? तो सेकंड एल्डर कहता है कि हाँ, मगर ये प्रॉब्लम हमें पब्लिकली हैंडल नहीं करनी, इसे सीक्रेटली रखना है। और ऊपर से वो लड़का वैसे भी अपनी फैमिली से मिलने के लिए गया है तो उसे वहां पर कोई इश्यू तो नहीं होना चाहिए, पर अगर कोई खतरा होता भी है तो मिस जू उसके साथ होगी। और यहाँ पर हम लोग दोबारा से लिंगटियन को देखते हैं जो कि उस बर्ड के साथ उड़ते हुए अपनी फैमिली से मिलने जा रहा था, मगर वो काफी परेशान था। वो कहता है कि मेरी प्रीवियस लाइफ में टॉप 10 डिसाइपल्स कुछ और थे, मगर इस लाइफ में टॉप 10 जीनियस डिसाइपल्स कुछ और हैं। मैंने सोचा भी नहीं था कि युनशुई वो टॉप 10 डिसाइपल्स में होगी। और ऊपर से सिस्टर मिंग्यू के साथ जो इंसिडेंट हुआ है इसके बारे में भी मुझे कोई नॉलेज नहीं। मेरी सेकंड लाइफ में बहुत कुछ चेंज होता जा रहा है। कहीं ये सब कुछ इसलिए तो नहीं हो रहा क्योंकि मैं दोबारा से रीइंकार्नेट हुआ हूँ, या फिर कहीं इस सब के पीछे फिर से हेवन का तो हाथ नहीं है, वो अभी भी मेरे पीछे होगी। इतने में उसे वहां पर कुछ स्मेल आती है जिसकी वजह से वो फौरन से नीचे की तरफ चला जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि नीचे कुछ वॉरियर्स आपस में फाइट कर रहे होते हैं और वहां पर दो वॉरियर्स एक बंदे पर अटैक करते हुए उसे पीछे धकेल देते हैं, जिसकी वजह से वो वॉरियर इंजर्ड हो जाता है। और वो बाकी वाले लोगों से कहता है कि तुम लोगों ने मेरी फैमिली को मार दिया, क्या तुम लोगों को डर नहीं कि तुम लोगों को आगे चलकर मेरी लिन फैमिली का सामना करना पड़ेगा? जब मेरी लिन फैमिली यहाँ पर आएगी तो तुम लोगों को एक एक चीज का हिसाब देना पड़ सकता है। मगर फिर वहां पर एक और लड़की आती है और वो कहती है कि मैं तो चाहती हूँ
कि वो लड़का जिसे तुम अपना यंग मास्टर कहते हो वो यहाँ पर आ जाए। एक मर्तबा वो यहाँ पर आएगा तो उसके साथ मैं अपने पुराने सारे हिसाब चुकते कर दूंगी। मगर लिन फैमिली का वो वॉरियर कहता है कि तुम बस बकवास कर रही हो, तुम अगर टियानलान गैंग की सपोर्ट ना लेती तो शायद तुम कुछ भी नहीं कर पाती। तुम्हारी तो इतनी औकात भी नहीं थी कि तुम लिन फैमिली के सामने इस तरह बात भी कर सको। मगर वो लड़की कहती है क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे उस यंग मास्टर से डरती हूँ? उसे एक मर्तबा आने दो फिर देखो कि उसका क्या हशर होता है। मगर वहां पे मौजूद एक लड़का जिसका नाम वांग शाओ था वो कहता है कि सुनो ब्यूटी, तुम इस लड़के के ऊपर अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रही हो? इससे ज्यादा बात करने की कोई भी जरूरत नहीं, हम लोग बस इन सबको यहीं पे ही खत्म कर देते हैं और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये कहते हुए वो सारे ही लोगों से कहता है कि इन सबको खत्म कर दो और वो लड़की भी कहती है कि हाँ इन सबको चुन चुन कर मारना है ताकि ये भी अपनी बाकी की फैमिली के पास जा पहुंचे। ये कहने के साथ वो सारे के सारे उस अकेले वॉरियर पर झपट पड़ते हैं और उस पर जैसे ही वार करते हैं तो अचानक उसके सामने एक सोड आती है जो कि उन सारे ही वॉरियर्स को वहां से पीछे धकेल देती है। ये देखकर वो सारे ही लोग बिल्कुल सरप्राइज होते हैं कि वहां पर सिर्फ एक सोड होती है जो कि लिन फैमिली के वॉरियर्स को प्रोटेक्ट कर रही होती है। मगर वांग शाओ अपने गैंग से कहता है तुम लोग डर क्यों रहे हो, ये बस एक मामूली सी सोड ही तो है, जाओ और इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। ये सुनते ही वो सारे लोग दोबारा से जाते हैं तो इस मर्तबा लिन टियान उस सोड के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है जिससे वहां पर एक जोरदार एनर्जी और रिलीज होता है और फिर से वो सारे लोग वहां से पीछे जा गिरते हैं। लिन टियान को वहां पर देखते ही उसकी अपनी फैमिली के लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं कि फाइनली उन लोगों को बचाने के लिए उन लोगों का यंग मास्टर आ गया है। वो लोग लिन टियान से कहते हैं कि ब्रदर आपकी हेल्प के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मगर लिन टियान कहता है तुम लोगों को कुछ हुआ तो नहीं? जिस पर वो लोग कहते हैं हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। तो लिन टियान कहता है ठीक है तुम लोग यहाँ से दूर हट जाओ, मैं अपने बाकी साथियों का बदला इन लोगों से चुन चुन कर लूंगा। मगर उसके सामने मौजूद वो लड़की लिन टियान से कहती है कि तुम्हें देखे हुए 2 साल हो चुके हैं और तुम 2 साल के बाद आए हो, पर लगता नहीं है कि तुम्हारे अंदर कोई बदलाव आया है। तुम आज भी बिल्कुल पहले के ही तरह हो, बिल्कुल कमजोर और अकल से बिल्कुल पैदल। मगर लिन टियान देखता है कि वहां पर लिन फैमिली का सारा सामान तोड़ दिया गया था और उसके साथ उनके लोगों को भी मार दिया गया था। जिस पर लिन टियान उन लोगों से कहता है क्या ये सब लोग तुम्हारी वजह से मारे गए हैं? तो वो लड़की कहती है कि हाँ तो क्या हुआ, क्या कर लोगे तुम? क्या तुम भूल गए हो कि मेरे फादर ने तुम्हें अपना दामाद बनाने के लिए एक मैरिज प्रपोजल भेजा था, मगर तुमने एक बार भी मेरी तरफ देखे हुए उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। तुम लोगों ने जो मेरी बेइज्जती की है उसकी सजा तुम्हारी पूरी लिन फैमिली को मिलेगी। मगर लिन टियान से कहता है कि मुझे अच्छी तरह से याद है कि तुमने अपने आप को यांडोंग में सेक्रीफाइस किया था और तुमने 2 पिल्स खाई थी जो कि एज को रिवर्स करती है। क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा कुछ करने के बाद तुम मेरी तरफ मैरिज प्रपोजल भेजोगी और मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगा? ये सुनकर वो लड़की कहती है कि ये क्या बकवास कर रहा है। ये कहते हुए वो वांग शाओ के पास चले जाती है और कहती है कि स्वीट हार्ट जरा देखो ना इसे, ये क्या बकवास कर रहा है, तुम इसकी बात को बिल्कुल भी सीरियस मत लो, ये झूठ बोल रहा है। मगर यहाँ पर वांग शाओ वो गुस्से में आकर लिन टियान से कहता है कि सुनो लड़के, तुमने मेरी गर्लफ्रेंड की इंसल्ट की है और इसकी इंसल्ट करना यानी कि मेरी इंसल्ट करना है। भले ही तुम स्वॉर्ड गॉड सेक्ट के कोई मास्टर होगे मगर उसके बावजूद भी मेरी इंसल्ट करने के लिए तुम्हें अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी। मगर लिन टियान उससे कहता है कि जैसा कि मैंने पहले कहा है कि यांडोंग ने इसकी बॉडी को ले लिया है और बहुत जल्द वो इस लड़की के जरिए तुम्हारी बॉडी को भी अपने कंट्रोल में ले लेगा। ये बात वांग शाओ को और भी ज्यादा भड़का देती है और वो कहता है कि लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है, इसीलिए तुम ऐसी उल्टी सीधी बातें करके मुझे और भी ज्यादा गुस्सा दिला रहे हो। वो अपने एक वॉरियर से कहता है जाओ और जाकर इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। ये सुनते ही एक वॉरियर लड़ने के लिए अपनी सोड निकालता है और कहता है कि बच्चे मरने के लिए तैयार हो जाओ और मेरी सोड से डरने की कोई जरूरत नहीं, ये इतनी फास्ट है कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कब खत्म कर दिए गए हो। इतना कहते ही वो बिल्कुल उसके करीब आ जाता है तो लिन टियान अपने हाथों से 2 फिंगर आगे बढ़ाते ही उसकी सोड को वहीं पर ही रोक लेता है, जिस पर वो वॉरियर भी हैरान हो गया था। मगर लिन टियान अचानक से अपनी बॉडी से एक सोड एनर्जी रिलीज करता है जो कि इतनी फास्ट होती है कि उस वॉरियर को बचने का मौका ही नहीं मिलता और वो बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। ये देखते ही बाकी लोग परेशान हो जाते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या है, इस लड़के को किसने मारा है, यहाँ पर एक सोड एनर्जी यूज हुई है। ये लड़का इतना ताकतवर नहीं है कि ये सोड एनर्जी को यूज कर सके, मगर ये सोड एनर्जी आई कहाँ से और किसने यूज की है? जरूर यहाँ पे कोई और शख्स भी छुपा हुआ है जो कि इसकी मदद कर रहा है। मगर लिन टियान कहता है कि इसकी सोड बहुत ही स्लो थी, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि सबसे फास्ट सोड कैसी होती है। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।
तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि लिंग टियान वो अपने घर में बैठा हुआ कल्टीवेशन कर रहा होता है, मगर युनशुई वो उसके बाहर बैठे हुए इंतजार कर रही होती है। मगर उन लोगों को वहां पर काफी टाइम गुजर जाता है और उतने में लिंग टियान स्पिरिचुअल व्हील रियलम के 3rd लेवल को भी अचीव कर लेता है। और जब उसे अपनी फैमिली का कोई मैसेज मिलता है तो वो फौरन से वहां से निकलकर अपनी फैमिली से मिलने चला जाता है। और रास्ते में उसे लिन फैमिली और यंग फैमिली के कुछ सोल्जर्स दिखाई देते हैं, जिनमें से एक लड़की जो कि ल्यू फैमिली की थी वो भी यंग फैमिली के सोल्जर्स के साथ मिली हुई होती है। और वो लोग वहां पर लिन फैमिली के बहुत सारे सोल्जर्स को मार भी देते हैं। मगर जब वहां पर लिंग टियान आता है तो उसे देखकर तो वो लोग शुरू में उसका मजाक उड़ा रहे थे कि इसकी तो डेंटियंस ब्रोकन है, ये कैसे लड़ सकता है। मगर जब वहां पर एक वॉरियर उसे मारने की कोशिश करता है तो लिंग टियान अपनी सोड एनर्जी का इस्तेमाल करते ही एक ही झटके में उसका काम तमाम कर देता है। और फिर उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों की सोड बहुत ही ज्यादा स्लो है, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि फास्ट सोड किसे कहते हैं। ये कहने के साथ ही वो फौरन से अपने हाथों से अपनी सोड बाहर निकालता है और फौरन से वहां से गायब हो जाता है, जिस पर वो सारे ही लोग चौंक जाते हैं कि ये लड़का अचानक कहाँ गायब हो गया। मगर हम लोग देखते हैं कि लिंग टियान तो उन लोगों के आसपास इतनी तेजी से मूव कर रहा होता है कि वो उन्हें दिखाई तक नहीं देता। और फिर वो जिसके बाद वो पलक झपकते ही उन लोगों पर एक साथ बहुत सारे सोड अटैक कर देता है, जिससे वो एक एक करके उन सब लोगों को खत्म कर देता है। उन्हें पता भी नहीं चलता कि कब उन लोगों पर लिंग टियान ने कितने सारे वार कर दिए। मगर अब वहां पर मिस लियू और यंग फैमिली का यंग मास्टर अकेले रह गए थे। मगर यांग शाओ कहता है कि लिंग टियान आखिर तुमने ये सोड स्किल्स कैसे यूज किए, ये हेवनली स्किल्स हैं जो कि हेवन रियलम का कोई हाई लेवल का कल्टीवेटर ही यूज कर सकता है। मगर लिंग टियान उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों को सबक सिखाने के लिए मुझे किसी तरह के हेवनली आर्ट को यूज करने की जरूरत ही नहीं। मगर यहाँ पर यांग शाओ से कहता है कि तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल अभी सिर्फ स्पिरिचुअल व्हील रियलम का 3rd लेवल है, जबकि मैं तुमसे एक लेवल ऊपर हूँ, तुम मुझे मार ही नहीं सकते। मगर लिंग टियान उससे कहता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मुझे बताओ कि आखिर इस सब के पीछे कौन है जो ये सब कुछ करवा रहा है। मगर वहां पर मिस लियू यांग शाओ से कहती है कि इसने अभी हेवनली लेवल के स्किल्स को यूज किया है, जिसकी वजह से इसकी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी खर्च हो गई है। मुझे लगता है ये जानबूझकर हमें बातों में उलझा रहा है ताकि ये अपनी एनर्जी को दोबारा से रिकवर कर ले। ये सुनकर यांग शाओ कहता है कि मैं समझ गया लड़के, तुम तो आज मरने वाले हो। ये कहने के साथ ही वो भी अपनी पावर को एक्टिवेट करते ही अपनी सोड बाहर निकाल लेता है, जिस पर लिंग टियान कहता है कि ये तो किंग ली सोड टेक्निक लग रही है। और यांग शाओ जैसे ही उस पर हमला करने के लिए आता है तो उसकी सोड लिंग टियान के बेहद करीब पहुंच चुकी थी। और इतने में अचानक लिंग टियान पलक झपकते ही गायब होकर उसके पीछे जाकर उस पर एक जोरदार वार करते ही उसे उठाकर दूर फेंक देता है, जिस पर यांग शाओ भी हैरान होकर कहता है ये सब कैसे हो गया। और लिंग टियान को अपने इतना करीब आते देखकर उसे अपनी मौत दिखाई दे रही थी, जिस पर वो लिंग टियान से कहता है कि प्लीज वेट करो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, पर प्लीज मुझे मारना मत। मगर लिंग टियान कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। ये कहने के साथ वो एक ही शॉट के साथ उसे भी खत्म कर देता है। उसे इस तरह देखकर उसके अपने ही दोस्त भी बिल्कुल हैरान रह गए थे कि वाकई में लिंग टियान तो उनका मास्टर कहलाने के लायक है। एक वॉरियर भागते हुए आता है और आकर लिंग टियान को गले लगा लेता है और कहता है कि फाइनली तुम वापस आ गए, तुम इतने दिन कहां थे, हम लोगों ने तुम्हें कितना मिस किया है। मगर लिंग टियान कहता है कि मुझे ये बताओ कि जब तक मैं अपने घर से दूर था उस वक्त तक लिन फैमिली के साथ क्या हुआ है, अगर ये सब लोग तुम्हारे ऊपर क्यों हावी हो रहे हैं। तो वो वॉरियर कहता है कि ये सब कुछ उस कमीने लिन यांग की वजह से हुआ है। उसने फादर की इंजरीज का फायदा उठाया, जिसके बाद उसने फादर की पोजीशन को भी टेक ओवर कर लिया है और अब से वही लिन फैमिली का नया मास्टर बन बैठा है। सिर्फ यही नहीं बल्कि उसने ल्यू फैमिली के साथ हाथ मिला लिया है और वो लोग अब एक साथ मिलकर ही लिन फैमिली को खत्म करना चाहते हैं ताकि अब उनकी यंग फैमिली आगे सरवाइव करे। ये बात सुनने के बाद लिन टियान को पता चल जाता है कि उसकी लिन फैमिली बहुत ही बड़ी मुसीबत में है और उसे अब उन लोगों की मदद करनी ही होगी। मगर वो सामने मिस लियू की तरफ देखता है तो वो लड़की तो उसे देखकर ही डर के मारे गिर जाती है। उसे लगा कि अब लिंग टियान उसे जान से मार देगा, मगर हमें दिखाया जाता है कि लिंग टियान उसे एक कैरेज के पीछे रस्सी से बांधकर अपने साथ ले जा रहा था। और वहां पे मौजूद सिटी में जितने भी लोग होते हैं वो ये सारा नजारा देखते हुए कहते हैं कि ये लड़की तो ल्यू फैमिली की यंग लेडी है, आखिर लिन फैमिली इसको कहां लेकर जा रही है, क्या इसने कोई जुर्म किया है। और ऊपर से लिन फैमिली की हिम्मत कैसे हुई वो ल्यू फैमिली की यंग लेडी को इस तरह बांध कर ले जा रही है। सुनने में आया है कि लिन फैमिली का हेड वो कुछ दिन पहले इंजर्ड हो गया था, शायद लिन फैमिली के लोग अब उसका बदला लेने के लिए ल्यू फैमिली को टारगेट कर रहे हैं। मगर कुछ लोगों को अभी भी यकीन नहीं आता, वो लोग कहते हैं कि ये नामुमकिन है, लिन फैमिली इस वक्त इतनी पावरफुल नहीं है कि वो ल्यू फैमिली के साथ टक्कर ले सके। और ऊपर से अब लिन फैमिली का हेड वो तो अब चेंज हो चुका है और नया हेड तो ल्यू फैमिली के साथ
काफी अच्छी तरह से मिलकर काम करता है। ये सब होने के बावजूद भी आखिर लिन फैमिली लियू फैमिली के साथ इतना बुरा बिहेवियर कैसे कर सकती है। ये लोग खुलेआम मिस लियू को इस तरह लेकर जा रहे हैं। मुझे लगता है कि अब हमारा बाईफेंग टाउन पहले जैसा नहीं रहेगा। यहाँ पर अब बहुत ही बड़ी खूंखार लड़ाई होने वाली है। इतने में हमें वहाँ पर ऊपर एक और बंदे को दिखाया जाता है। वो सारा नजारा देख रहा होता है और वहाँ पर अपने एक और दोस्त से कहता है कि लिंग शाओ जरा देखो तो सही, तुम्हारा जीनियस वापस आ गया है। मगर लिंग शाओ कहता है कि ये किस नाम का जीनियस है, इसकी तो डेंटियंसी पूरी तरह से खत्म हो गई थी, जिसके बाद से तो ये कल्टीवेशन भी नहीं कर सकता। इसे जीनियस कहना तो हमारी फैमिली की बेइज्जती है। मगर हमें दिखाया जाता है लिंग टियान जैसे ही उन लोगों की तरफ घूर कर देखता है तो वो दूसरा वॉरियर डर के मारे वापस पीछे हट जाता है और वहाँ पे मौजूद दूसरा वॉरियर कहता है कि हम लोगों ने यहाँ पर लिंग टियान को 2 साल से नहीं देखा, मगर वो 2 साल के बाद जब वापस आया है तो उसका रोब और दबदबा अब भी बिल्कुल पहले जैसा है। वो लिंग शाओ से कहता है कि अगर तुम इस बात पर यकीन नहीं करते तो फिर जाकर देख लो, मुझे लगता है कि शायद वो अब पहले जैसा नहीं रहा। ये बात सुनते ही लिंग शाओ कहता है ठीक है तो फिर मैं अभी जाकर देखता हूँ। ये कहने के साथ वो जंप लगाकर सीधा लिंग टियान के ऊपर चला जाता है, मगर लिंग टियान अभी भी उसे इग्नोर कर रहा था। जिसके बाद वो लिंग टियान के बिल्कुल सामने खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से वो सारे लोग रुक जाते हैं और यहाँ पर लिंग शाओ फौरन से अपनी सोड निकालता है और लिंग टियान की तरफ सीधी करते हुए कहता है कि तुमने हमारी फैमिली की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती करवाई है, इसीलिए मैं आज इसका बदला लेकर रहूंगा। ये कहने के साथ ही वो अपनी सोड के साथ लिंग टियान पर हमला करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तो हम देखते हैं कि लिंग टियान अपने फिंगर से हल्की सी एनर्जी रिलीज करता है जो सीधा उसके मुंह पे जा लगती है और उससे वो लड़का वहां से पीछे जा गिरता है। ये हल्की सी चोट भी उस लड़के को काफी ज्यादा भारी पड़ रही होती है। उसे अब यकीन आ गया था कि लिंग टियान अब पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। मगर ये कैसे हो गया? मैंने तो सुना था कि इसकी डेंटियंस वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है तो ये कल्टीवेशन नहीं कर सकता। मगर वहां पे मौजूद दूसरा वॉरियर उससे कहता है कि यांग शाओ अब जरा अपनी हालत देखो, तुम किस हाल में हो। हमारा यंग मास्टर 2 साल के बाद वापस आया है और उसके बावजूद भी तुम अभी भी उसके मुकाबले के नहीं हो। मुझे तो यकीन नहीं आता कि आखिर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कैसे आई कि तुमने हमारे यंग मास्टर की तरफ अपनी सोड निकाल कर सीधी की। मगर यहाँ पर यांग शाओ कहता है कि मैंने आज कुछ ज्यादा वाइन पी ली है तो इसीलिए मैं आज लड़ने की कंडीशन में नहीं हूँ। तुम बस एक दिन का इंतजार करो, देखना मैं कल दोबारा से तुम्हारे पास आऊंगा और मैं तुम्हारे साथ एक सिंगल बैटल में ही 300 राउंड लड़ूंगा। मगर वो दिल ही दिल में कह रहा होता है कि ये लड़का बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका है, मेरे लिए बेहतर यही है कि मैं फौरन से यहाँ से 9-2-11 हो जाऊं, इससे दुश्मनी महंगी पड़ सकती है। मगर वहां पर लिन टियांग कहता है कि यांग शाओ तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दे रहा हूँ? ये सुनते ही यांग शाओ फौरन से वहां से भागना शुरू कर देता है। मगर वो पीछे मुड़कर देखता है तो लिंग टियान वहां पे नहीं होता, वो उसके बिल्कुल सामने आ गया था। ये देखते ही यांग शाओ अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और कहता है कि अब जो कुछ तुम कर रहे हो इसके जिम्मेदार तुम खुद होगे, अब तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो उसका ब्लेम मुझे मत करना। ये कहते हुए वो जैसे ही स्पीड को बढ़ाते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है तो वो देखता है कि लिंग टियान तो वहां से हट ही नहीं रहा। इतने में वो काफी ज्यादा डर जाता है और उसके एक्सप्रेशन से चेंज हो जाते हैं और गुस्से के बजाय वो अब बिल्कुल रोते हुए एक लंबी सी ड्रिफ्ट लगाते ही सीधे लिंग टियान के कदमों में जा गिरता है और उससे कहता है कि माफ करना मेरा पैर फिसल गया था। मगर हम देखते हैं लिंग टियान उसे भी मार मार कर उसके हाथ पैर बांध कर उसे भी मिस लियू के साथ उस कैरेज के पीछे बंधवा देता है और खुद वापस अपने घोड़े के ऊपर आकर बैठ जाता है और वहां पे मौजूद यांग फैमिली के बहुत सारे लोगों से कहता है कि जाकर यांग फैमिली को बता दो कि अगर वो लोग इन दोनों को छुड़वाना चाहते हैं तो फौरन से मेरे पास आए और आकर डील करें। अगर वो लोग 3 दिन के अंदर मेरे पास ना आए तो फिर मैं खुद ही यांग फैमिली के दरवाजे पर जाऊंगा और वहां पर उन लोगों के क्लान के लोगों को चुन चुन कर मारूंगा। ये बात सुनकर वहां पे मौजूद सारे ही लोग घबरा जाते हैं कि लगता है यहाँ पर अब एक जंग छिड़ने वाली है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यांग फैमिली का मास्टर अपने सामने मौजूद कुछ और यंग सोल्जर्स के साथ बैठा हुआ होता है और वहां पे मौजूद एक एल्डर कहता है कि हम लोगों ने लिन फैमिली के हेड को अगर पॉइजन न दिया होता तो शायद उसकी हालत आज ऐसी ना होती, मगर अब उसकी हालत ऐसी हो चुकी है कि अब उसे कोई भी नहीं बचा सकता। ये सुनकर वहां पे मौजूद एक लेडी उन दोनों ही एल्डर से कहती है कि इस सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इस काम में हमारा बहुत साथ दिया है। और यांग फैमिली का वो मास्टर कहता है कि तुम दोनों एल्डर्स ने मेरा काफी साथ दिया है तो इसीलिए मैं तुम लोगों को अपनी यांग फैमिली में काफी अच्छी पोजीशंस देने वाला हूँ, यहाँ तक कि मैं तुम लोगों को लिन फैमिली का हेड बना दूंगा। ये सुनकर वो दोनों ही एल्डर्स खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हम आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। मगर अचानक वहां पे एक लड़का हाफते कांपते हुए लड़खड़ाते ही वहां पर आकर गिर जाता है और कहता है कि मास्टर प्लीज मेरी बात सुनिए। उसे इस तरह इस कंडीशन में देखकर वो सारे लोग काफी सरप्राइज होते हैं कि इसे क्या हुआ है, ये इतना डरा हुआ क्यों है।
और यंग फैमिली का मास्टर कहता है कि तुम इस तरह इतना हड़बड़ा क्यों रहे हो, ऐसा लग रहा है कि तुम कोई नॉर्मल वॉरियर हो, ना कि तुम यंग फैमिली के कोई यंग मास्टर हो। आखिर तुम फ्यूचर में एक मास्टर कैसे बनोगे? तुमने अपना हुलिया देखा है, पहले जरा सांस ले लो और अपने आप को ठीक करो। और वो लेडी भी कहती है कि जरा आराम करो और लंबी सांस लो और उसके बाद जो कहना है रिलैक्स होकर कहो। मगर वो लड़का इतना घबराया हुआ होता है कि वो फिर से हड़बड़ाते हुए कहता है कि लेंगटियान वापस आ गया है, जिस पर वो सब लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं क्या बकवास है। और वो लेडी भी कहती है कि उसकी डेंटियंस तो स्वॉर्ड गॉड सेक्ट में ही डिस्ट्रॉय हो गई थी, उसके आने का फायदा ही क्या, ना वो कल्टीवेशन कर सकता है ना ही वो हमारे लिए कोई खतरा है। अब वो लिन फैमिली के पास जाएगा और लिन फैमिली खुद ही उससे तंग आ जाएगी। मगर वो यंग मास्टर कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेंगटियान को कुछ भी नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है, उसकी कल्टीवेशन अभी भी कंटिन्यू है। और मैंने तो ये भी देखा है कि उसने यांग शाओ को एक ही अटैक में हरा दिया था और उसने वहां पर मिस लियो को भी बांध कर रखा हुआ था, मगर अब उसने यांग शाओ को भी उसके साथ बांध दिया है। और सब लोगों को उसने कहा है कि जाकर यांग फैमिली को बता दो कि वो खुद आकर इन लोगों को छुड़वाए। ये बात उस मास्टर को काफी अजीब लगती है और वो कहता है ये लड़का अचानक इतना पावरफुल कैसे बन गया, कहीं उसने स्वॉर्ड गॉड सेक्ट में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू तो नहीं किया। जहां तक मैं उस लड़के को जानता हूँ वो बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला और बहुत ही बेरहम है। अगर उसे पता चलेगा कि हमने उसकी लिन फैमिली की धज्जियां उड़ा दी हैं तो वो यकीनन हमसे बदला लेने के लिए आएगा। मगर वहां पे खड़ा हुआ एक एल्डर कहता है कि अगर आप हमें इजाजत दें तो उस लड़के को हम ही निपटा देते हैं। मगर वो मास्टर कहता है कि नहीं, हमें इस खेल में इन्वॉल्व नहीं होना है, हम लोग लेंगटियान को सबक सिखाएंगे मगर हम इस खेल में इंटर नहीं होंगे। ये बात सुनकर सारे ही लोग परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि प्लीज मास्टर हमें बताइए कि आप ये सब कैसे करेंगे। तो वो मास्टर एक एल्डर से कहता है कि जाओ और जाकर लियू फैमिली को जाकर बताओ कि लिन हाई का ग्रैंडसन वो वापस आ गया है और लियू फैमिली को हम लोगों से जो कुछ चाहिए था वो अब लेंगटियान की वजह से उन लोगों को नहीं मिल पाएगा, इसीलिए उन लोगों को ही लेंगटियान को अब किनारे लगाना होगा। ये बात सुनकर वो एल्डर काफी खुश होता है और कहता है कि मास्टर आप सच में लाजवाब हैं, आप तो एक तीर के साथ दो शिकार कर रहे हैं, आप वाकई में हमारी यंग फैमिली के हेड कहलाने के लायक हैं। और वो यंग मास्टर कहता है कि लेंगटियान तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया है, अब तुम्हें पता चलेगा कि मैं यंग फैमिली का हेड क्यों हूँ। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।